आज हम जेफरी एप्स्टीन की कहानी के एक बहुत ही डार्क और रहस्यमयी चैप्टर की बात करने वाले हैं, उसके कुख्यात प्राइवेट आइलैंड की। हम सब ने इसके बारे में सुना है, लेकिन आज हम एक खास लेख पर फोकस कर रहे हैं। ये लेख इस द्वीप के रहस्य को एक अलग नजरिए से देखता है। इसका नाम है द एनिग्मा ऑफ एप्स्टीन सीक्रेट आइलैंड, और ये हमें समझने में मदद करेगा कि ये जगह सिर्फ एक क्राइम सीन से कहीं ज्यादा कैसे थी। मतलब ये एक पहेली है कि एक जन्नत जैसी दिखने वाली जगह दुनिया की सबसे बदनाम जगहों में से एक कैसे बन गई। और ये लेख ना शुरू से ही माहौल बना देता है। इसकी पहली ही कुछ लाइनों में लिखा है कि ये कोई आम छुट्टियों वाली जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो दुनिया की नजरों से लगभग छुपी हुई थी। ये लाइन पढ़ते ही दिमाग में आता है कि ये सिर्फ प्राइवेसी नहीं थी, कुछ और था, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू छिपा है। देखिए, अमीर लोग प्राइवेसी चाहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब आप किसी जगह को जानबूझकर इतना अलग थलग, इतना दुर्गम बनाते हैं, तो ये सिर्फ प्राइवेसी से आगे की बात हो जाती है। ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, एक ऐसा वातावरण जहां बाहरी दुनिया के नियम, समाज की उम्मीदें और शायद कानून भी दरवाजे पर ही रुक जाएं। ये एक तरह का अपना निजी साम्राज्य बनाने जैसा है, जहां मालिक के नियम ही आखिरी सच होते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। तो आप कह रही हैं कि जो छुपा हुआ होना था, ये असल में एक तरह का फिल्टर था, ताकि अंदर एक अलग ही दुनिया बसाई जा सके। हाँ, बिल्कुल वही। इसे एक कह सकते हैं एक कानूनी ब्लैक होल बनाने की कोशिश की तरह देखिए। एक ऐसी जगह जहां जो कुछ भी हो वो बाहरी दुनिया तक ना पहुंचे। और स्रोत में जो डिटेल्स दी गई हैं वो सब इसी तरफ इशारा करती हैं। गई हैं कि यहाँ आने वाले मेहमान प्राइवेट जेट से आते थे। द्वीप के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी, और ये भी कि यहाँ आने वाले लोग कोई आम लोग नहीं माने जाते थे। पहली नजर में तो ये सब किसी भी अरबपति की लाइफस्टाइल जैसा ही लगता है, मतलब अपनी दौलत और रुतबे का दिखावा। और यही तो सबसे चालाकी वाली बात है इसमें। इस तरह का दिखावा, ये लग्जरी, ये अक्सर एक ढाल का काम करती है। जब तक दुनिया की नजर इस पर नहीं पड़ी थी, तब तक ये बस एक अमीर आदमी का आलीशान ठिकाना लगता था। लेकिन शक्ति का असली खेल इस दिखावे के पीछे था। वो था कंट्रोल में। ये कंट्रोल करना कि कौन द्वीप पर आ सकता है, कौन जा सकता है, और सबसे जरूरी, कौन सी जानकारी और कौन सी कहानियां द्वीप से बाहर जा सकती हैं। ये एक ऐसी दुनिया बनाना था जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ना हो, जब तक कि उसका मालिक खुद ना चाहे। तो इसका मतलब ये जो प्राइवेट जेट्स और सिक्योरिटी थी, ये मेहमानों की सुरक्षा के लिए कम और द्वीप के राजों की सुरक्षा के लिए ज्यादा थी। बिल्कुल। ये एक ऐसा किला था जिसकी दीवारें पानी की थी और पहरेदार चुप्पी के थे। शक्ति का असली प्रदर्शन दौलत दिखाने में नहीं है, बल्कि सच को कंट्रोल करने में होता है। और कई सालों तक ये कंट्रोल लगभग परफेक्ट था। लगभग, हाँ, क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं चल पाया। और यहीं पर इस लेख में कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। स्रोत बताता है कि जब जांच एजेंसियों और मीडिया ने इस जगह पर ध्यान देना शुरू किया, तो अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ ऐसे आरोप सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो जो जन्नत जैसी दिखने वाली जगह थी, वो रातों रात एक रहस्यमयी, एक डरावनी पहेली बन गई। और फिर वो सवाल उठे जो आज भी पूछे जाते हैं। लेख में उन्हें सीधे सीधे लिस्ट किया गया है। आखिर इस द्वीप पर होता क्या था? इतने सालों तक सब कुछ छुपा कैसे रहा? और दुनिया के इतने ताकतवर लोगों के नाम इससे क्यों जोड़े बताए जाते हैं? मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है और जो स्रोत भी उठाता है, वो दूसरा सवाल है कि ये सब इतने समय तक चला कैसे? ये सवाल ही अपने आप में सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो यह सवाल सिर्फ एक द्वीप के बारे में नहीं है। यह सवाल हमारे पावर स्ट्रक्चर, हमारे प्रभाव और जवाबदेही के सिस्टम के बारे में है। जब किसी जगह से इतने शक्तिशाली नाम जुड़ते हैं, आप देखिए राजनीति, व्यापार, विज्ञान, हर फील्ड से, तो गोपनीयता की परतें अपने आप मोटी होती जाती हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है जहां हर कोई चाहे अनचाहे एक दूसरे की चुप्पी का हिस्सा बन जाता है, और सच्चाई उन परतों के नीचे कहीं दबकर रह जाती है। एक तरह का म्यूचुअल प्रोटेक्शन का नेटवर्क कह सकते हैं, या शायद म्यूचुअल साइलेंस कहना ज्यादा सही होगा। यह समझना जरूरी है कि यह कोई साजिश की तरह काम नहीं करता, जहां सब मिलकर कोई मीटिंग कर रहे हों। नहीं, यह ज्यादा सूक्ष्म होता है।
ये एक ऐसी संस्कृति बनाने के बारे में है जहां सवाल पूछना ही गलत माना जाता है, जहां हर कोई जानता है कि चुप रहने में ही सबकी भलाई है। और वो द्वीप, वो उस संस्कृति का एक भौतिक रूप था। और मीडिया ने तो इस इमेज को और भी पक्का कर दिया। लेख में जिक्र है कि मीडिया ने इसे एक बहुत ही सनसनीखेज नाम दिया, दुनिया का सबसे डार्क सीक्रेट। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि लोगों के मन में इस जगह को लेकर कितना डर और कितनी जिज्ञासा थी। बिल्कुल। लेकिन यहां पर लेखक एक और जरूरी बात कहते हैं, और वो ये कि सच्चाई पूरी तरह कभी साफ नहीं हो पाई। कुछ बातें कोर्ट के दस्तावेजों से बाहर आईं, कुछ गवाहियों से, लेकिन पूरी तस्वीर कभी नहीं बनी। बहुत सी बातें सिर्फ आरोपों और दस्तावेजों में ही सीमित रह गई। तो जब सच पूरी तरह सामने नहीं आता तब क्या होता है? क्या वो खाली जगह अफवाहों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से नहीं भर जाती? बिल्कुल। और ये अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों की एक पहचान बन जाती है, पूरी और साफ सच्चाई का ना होना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बहुत से सवाल आज भी अनसुलझे हैं। ये जो अधूरापन है ना, ये कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। जब तथ्य कम होते हैं तो कल्पना उस खाली जगह को भर देती है, और ये कहानी को और भी रहस्यमय और भी डरावना बना देता है। मतलब सच्चाई का अभाव अपने आप में कहानी बन जाता है। और इस रहस्य का, इस अधूरेपन का सीधा असर जेफरी एप्स्टीन के अपनी पहचान पर पड़ा होगा, है ना? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, लेख के मुताबिक यहीं से उसकी कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब वो सिर्फ एक अमीर और ताकतवर व्यक्ति नहीं रहा। उसकी पहचान हमेशा के लिए इस द्वीप, इन अनसुलझे सवालों और इन भयानक आरोपों के साथ जुड़ गई। वो उस रहस्य का चेहरा बन गया। तो वो एक इंसान से ज्यादा एक सिंबल बन गया, एक प्रतीक। हाँ बिल्कुल। वो एक ऐसे रहस्य का केंद्र बन गया जिसने कानून, सत्ता और सच तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। ये एक व्यक्ति की कहानी से कहीं ज्यादा एक केस स्टडी बन गई। और ये केस स्टडी ये दिखाती है कि कैसे बेहिसाब दौलत और बेपनाह प्रभाव कानूनी और नैतिक सीमाओं को धुंधला कर सकते हैं, या शायद मिटा ही सकते हैं। ये मामला इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे कुछ लोग सिस्टम से ऊपर काम कर सकते हैं, या कम से कम ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। एक मिनट रुककर इस बात को सोचना भी अजीब लगता है कि एक ऐसी जगह सच में मौजूद थी जो हमारे समाज के नियमों से इतनी दूर काम कर रही थी। और शायद यही वजह है कि ये कहानी लोगों को इतना आकर्षित भी करती है और डराती भी है। ये हमारे इस विश्वास को चुनौती देती है कि कानून सबके लिए बराबर है। और जब आपको लगता है कि आपने इस द्वीप के रहस्य की गहराई को समझ लिया है, तभी इस लेख का अंत एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर होता है। ये बताता है कि ये द्वीप वाला रहस्य तो उस कहानी का सिर्फ शुरुआती बिंदु था। इसके बाद लेखक लिखते हैं, शुरू होती है कहानी का अगला और सबसे बड़ा खुलासा, गिरफ्तारी, जांच और एक ऐसा अंत जिस पर आज भी दुनिया भरोसा नहीं कर पाती। ये पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का पहला एक्ट खत्म हुआ हो और अब असली कहानी शुरू हो गई। ये क्लासिक नैरेटिव तकनीक है। हाँ, लेखक यहाँ द्वीप के रहस्य को एक नींव की तरह इस्तेमाल कर रहा है, एक ऐसी नींव जिस पर एक बहुत बड़ी और ज्यादा जटिल कहानी खड़ी की जाएगी। ये उस बड़े नाटक का पहला अंक है जो आखिरकार एप्स्टाइन की गिरफ्तारी और उसके बाद की घटनाओं तक ले जाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक भौतिक स्थान, एक आइलैंड, एक बहुत बड़े नैतिक और कानूनी संकट का प्रतीक बन सकता है। वो द्वीप सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो उस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था का एक छोटा सा मॉडल था। तो आज हमने इन स्रोतों के आधार पर क्या समझा? ये सिर्फ एक डरावनी द्वीप की कहानी नहीं थी। हमने देखा कि कैसे एक निजी द्वीप जो बेहिसाब दौलत और ताकत का प्रतीक था, वो एक गहरे और अनसुलझे रहस्य का केंद्र बन गया। ये इस बात की कहानी है कि कैसे गोपनीयता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे लग्जरी को ध्यान भटकाने के लिए एक पर्दे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और कैसे कभी-कभी जवाबों का ना मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा और डरावना जवाब होता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। जब किसी कहानी में सच्चाई कभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती और कई सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं, तो क्या ये खुद उस सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में कुछ नहीं बताता जिसमें हम रहते हैं? क्या कभी कभी जवाबों का न मिलना ही अपने आप में एक जवाब होता है? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच्चाई हमेशा सामने आ ही सकती है, या कुछ रहस्य इतने बड़े और असुविधाजनक होते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है, खासकर जब उसमें बेहद शक्तिशाली लोग शामिल हो।
जी हाँ दोस्तों, अगली कहानी और भी डरावनी हो सकती है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।